हदीस में यह है कि सारी चीजें आपको हर पल का जो चीज है वो लौह महफूज में कैद होगा। तो ये हम लोग समझ ही नहीं सकते थे जब तक सीडी और डीवीडी सिस्टम नहीं आ गया था। अल्लाह की जो डीवीडी होगी उसमें तो पूरी कायनात जब से पैदा हुई आखिर तक का हर चीज कैद हो जाएगी। बस चली जाती 20-25 किलोमीटर दूर, तब मुझे लगता है हमको इसमें बैठ जाना चाहिए था। आप कम्युनिटी को हेडलेस चिकन जैसा बनाना चाह रहे हैं, जिसकी सोचने की कैपेसिटी ना हो, आपकी इमोशनल स्पीचेस के पीछे जाए। वतन समाचार में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स के फाउंडर अध्यक्ष डॉक्टर एमजे खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो वतन समाचार से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपने इम्पार बनाया और पिछले 1 साल के अंदर इम्पार ने काफी माइलस्टोन तय किए। जिस तरह से आपने पुलिस के साथ कम्युनिकेशन किया और पुलिस ने आपको एटीआर रिपोर्ट भेजनी शुरू की, मैं समझता हूं कि किसी संस्था के साथ जिसके साथ मुस्लिम का टैग लगा हुआ है शायद पहली बार हुआ होगा। इसे आप किस तरह देख रहे मुझे लगता है अगर जेन्युइन एफर्ट्स किए जाएं और काज जो है, जो लक्ष्य है वो ईमानदारी का हो और जिससे समाज की ज़रूरतें वाबस्ता होती हों, तो कोई भी सिंसियर अप्रोच जो है उसका रिजल्ट्स अच्छे ही आने। एक चीज़ समझिए कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उन पे ऊपर वाले की बड़ी एक्स्ट्रा नेमत है, ब्लेसिंग्स हैं। आप ब्लेस्ड हैं इस बात को लेके कि आप ह्यूजली डाइवर्स सोसाइटी में पले बढ़े हैं। ये होना तो ये चाहिए कि आप दुनिया के मुसलमानों को रास्ता दिखाने के लिए जिस यूनिक पोजीशन में है, इस यूनिक पोजीशन में दुनिया के किसी दूसरे मुल्क का मुसलमान नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको वो हर चीज करना चाहिए जो समाज में बेहतर अंडरस्टैंडिंग पैदा करे और जिसके थ्रू आप अपने को एम्पावर कर सके। तो एम्पावर में जो एक डिफरेंट सोच पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, कंटिन्यूसली देखिए कि हम अपने जो रियल हीरोज हैं उनको फॉरगेटन किए बैठे हैं। तो आपका रियल एजेंडा भी नहीं, गलत है। जिस एजेंडा पे आप चल रहे हैं वो भी गलत है, और जिन हीरोज को अपना आइडल मानते हैं वो भी रॉन्गली चुने हुए हैं। जैसे आप देखो एपीजे कलाम, जिसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कलाम का नाम एपीजे कलाम होने की वजह से जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को फायदा जो हुआ है, उसके कंट्रीब्यूशन के लिए देश को, शायद 1000 मुसलमान जो है बड़े नामों को पुट टुगेदर कर लें उसकी बराबरी नहीं करते हैं। लेकिन सारा के सारा मुसलमान कलाम के बर्थडे को भूले पड़ा है, कलाम के जो है एनिवर्सरी को भूले पड़ा है। तो उनको बाकी समाज ने उठा लिया, अपना हीरो बनाया है, देवता बनाया हुआ है। लेकिन हम लोग उसको ओन अप करने के बजाय हम डिसोन कर रहे हैं। और किसको ओन अप कर रहे हैं? जो फायरी स्पीचेस दे दे के बढ़े हुए हैं। तो आप दूसरे समाज के भी जो हीरो हैं, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी उनको भी सेलिब्रेट करिए, चाहे शिवाजी महाराज है उनको भी सेलिब्रेट करिए, शहीद भगत सिंह उनको करिए, तो अम्बेडकर जी उनको करिए। तो तमाम ऐसे हर एक कम्युनिटी के जो आइडियल्स हैं उन सबको आप अपना आइडियल मानेंगे, तब आपके आइडियल्स को वो अपना मानेंगे। कि अभी तक हम लोगों का कंडक्ट ये रहा था कि इमोशनल स्पीचेस दे के कम्युनिटी को उस पर नेविगेट कराना, उस रास्ते पे ले चलना। उसका मतलब क्या था? आप कम्युनिटी को हेडलेस चिकन जैसा बनाना चाह रहे हैं, जिसकी सोचने की कैपेसिटी ना हो, आपकी इमोशनल स्पीचेस के पीछे जाए। और हमारी कम्युनिटी से जितने भी लीडर बढ़े हैं, कुछ एक दो को छोड़ दीजिए, तो वो सब इसी टेस्टेड फार्मूला पे बढ़े हैं। डॉक्टर साहब, आप कलाम साहब की बात कर रहे हैं, हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सर सैयद साहब की बात कर लेते हैं। उनको कौम ने काफिर कहा और आज जिन लोगों ने काफिर कहा उन्हीं की यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री लेके निकल रहे हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हम लोगों का रिस्पांस आता है 20 साल बाद, या समझ पैदा होती है वक्त निकलने के 20 साल बाद। तो हमारी जो हिस्ट्री है वो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज की है। जब बस चली जाती 20-25 किलोमीटर दूर, तब मुझे लगता है हमको इसमें बैठ जाना चाहिए था। तो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज की एक लंबी हिस्ट्री रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें बदलाव की जरूरत है। जो चैलेंजेस आज के हैं उनको वक्त से रिस्पॉन्ड करना है, जो अपॉर्चुनिटीज आज की हैं उसको वक्त के हिसाब से उसका फायदा उठाना है। कम्युनिटी ये क्यों नहीं समझ पाती जब उससे कहा जाता है कि इस्लाम खतरे में है, जबकि कुरान ने कहा है कि इस्लाम खतरे में हो ही नहीं सकता, ये तो कयामत तक के लिए मजहब है, और उसके बावजूद जो लोग कहते हैं इस्लाम खतरे में, वो नेता बन जाते हैं। मैं 100% आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि एक लंबा दौर रहा है उस तरीके का स्टीरियोटाइप करने का। तो कहीं ना कहीं बीटन पाथ जिनको मैं कहता हूं, जिन रास्तों पे, पिटे हुए रास्तों पे चलते रहे हैं, अगर बीटन पाथ पे ही चलते रहें और रिजल्ट हम डिफरेंट एक्सपेक्ट करें, तो ये बेईमानी होगी हमारे पार्ट पे। तो अगर हमको डिफरेंट रिजल्ट चाहिए, हमको वो समझ पैदा करना चाहिए कि क्या चीज हमारे लिए वर्क करेगी, ना कि क्या चीज हमको
हमारी ईगो को खुश रखती है। वी हैव टू वर्क फॉर द आइडियाज दैट वर्क फॉर अस, नॉट फॉर द आइडियाज दैट वी आर होल्डिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। आजादी के बाद जिस तरह से पर्सनला के मामले में आपने देखा, शाहबानों के मामले में क्या कुछ हुआ, 30 साल के बाद मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो तर्जुमान रहे कासिम रसूल इलियास, उन्होंने लिख के ये माना कि उस वक्त गलती हुई थी। गलती 30 साल पहले हुई थी और एतराफ 30 साल बाद कर रहे हैं। इतना लंबा गैप क्यों? मैं आपको बताता हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी की अगर आपके एटीट्यूड में, अप्रोच में कमी है, तो ऐसा ही होगा। 30 सालों में कम से कम उनको 30 मौके ऐसे मिले होंगे जब उनका अपना सोचने पे रिव्यू करना चाहिए था, क्वेश्चन लगा था, और ये खुद भी कन्विंस हो रहे होंगे कि गलत कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी थॉट्स में, एक्शन में होती, तो कहीं ना कहीं तस्लीम कर लेते कि जो हमने ओरिजिनल ड्राफ्ट लिखा है उसमें गलती है। दीवार पे जो मोटा मोटा लिखा होता है उसको पढ़ना को रिफ्यूज कर देना, ये एक इतनी बड़ी कमी कम्युनिटी में है कि हम लोग उस वजह से शायद 20 साल बाद वक्त रियलाइज करते हैं कि जो दीवार पे लिखा था वो हमको पढ़ लेना चाहिए था, या पढ़ लिया था तो उसको रिफ्यूज करने बजाय एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। आप इस्लाम को लेकर के भी और साइंस को लेकर के भी काफी कन्विंस रहते हैं। आप कहते हैं कि साइंस की वजह से इस्लाम को फायदा हो रहा है, लेकिन मुसलमान साइंस से दूर हो रहा है। साइंस को अगर ट्रूली आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो इस्लाम को समझना इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है आपके लिए, क्योंकि आप अगर एटम के स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं तो आप डिवाइनिटी की बेसिक यूनिट को समझेंगे, तो आपको डिवाइनिटी को समझने में आसानी होगी। तो कहीं ना कहीं उससे आपके दिमाग में राशनैलिटी भी आएगी, न कहीं आपके दिमाग में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट भी पैदा होगा। और सबसे बेहतर ये है कि जो हदीसों में लिख दिया गया है 1400 साल पहले, पिछले 50 सालों में या 100 सालों में वो हर चीज दिखती होती दिख रही है। तो आज अगर आप ऑब्जर्व करते हैं साइंस को, जैसे एग्जांपल। में मौसम के बदलाव की बात कर लीजिए, उस वक्त लिख दिया गया था क़यामत से पहले मौसम में बदलाव आना शुरू होगा। आज आप यूरोप में देखें, इस कदर गर्मी होती है कि आपको यकीन होगा कि कनाडा के एक शहर में इस साल 50.5 डिग्री टेम्परेचर चला गया, जो रेगिस्तान में नहीं जाता है कहीं पर। सऊदी अरब में बर्फ के ओले हर साल गिरने शुरू हो गए हैं। हमारा जो जैसलमेर है वो हरा भरा हो गया, पूरा का पूरा रेगिस्तान। अब वहाँ लोग कहते हैं अगर हरा भरा देखना तो हमारे वहाँ हो। ये हदीस में यह है कि सारी चीजें, हर आपको हर पल का जो चीज है वो लौह महफूज में कैद होगा। तो ये हम लोग समझ ही नहीं सकते थे जब तक सीडी और डीवीडी सिस्टम नहीं आ गया था। आज सीडी डीवीडी सिस्टम आ गया तो हम समझ सकते हैं कि एक डीवीडी में हजारों किताब को कैद कर दीजिए आप, तो अल्लाह की जो डीवीडी होगी उसमें तो पूरी कायनात जब से पैदा हुई आखिर तक का हर चीज कैद हो जाएगी। वीडियो सिस्टम हम समझ नहीं रहते कैसे रिकॉर्ड हो सके कि कयामत के दिन दिखा दिया जाएगा कि आपने जो जो किया है। आज प्राइवेट डोमेन में, शायद नासा में उस हद तक का रिसर्च हो गया है कि हम आप बैठे जो बात कर रहे हैं इसका वीडियो टेप वहां पे हो रहा हो। तो साइंस इतना एडवांस अब होती जा रही है कि हमको जो दीन में चीज बताई गई थी उस हर चीज को हम बेहतर तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और कन्विंस हो सकते हैं कि जो दीन में बात कही गई, जो हदीसों में, जो कुरान शरीफ में कमांड है, वो एज इट इज साइंटिफिकली आज प्रूव हो रहा है। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि इम्पार का जो है भविष्य का एजेंडा क्या होगा 1 साल के बाद? देखिए, आप अगर पूरा गौर करें कि 3 एरियाज ऐसे हैं जिसपे काम करने की जरूरत है। एक है आपका पूरा परसेप्शन, क्योंकि मैं इसको अक्सर कहता हूँ कि अगर आपके बारे में समाज का नजरिया पॉजिटिव बेहतर नहीं होगा तो कुछ और आपके लिए काम नहीं करेगा। तो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी जहाँ पे मल्टीकल्चरल सोसाइटी के साथ साथ एक वास्ट मेजॉरिटी जो है वो दूसरे रिलीजन को मानती है, दूसरा जो द अदर कहते हैं जिसको हम, अदर नहीं है। तो अगर उसका ओपिनियन आपके लिए नेगेटिव है एंड लंबे टाइम से नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं उनको कोसने के बजाय खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने का वक्त है, नंबर वन। तो सारा एजेंडा आपका ये चलना चाहिए कि बेहतर अंडरस्टैंडिंग कैसे आपके लिए पैदा हो, और आपके जो सिंबल्स हैं उसके लिए आम समाज में रेस्पेक्ट कैसे पैदा हो, उस एजेंडा पे काम करने की जरूरत है। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, कम्युनिटी में सब चीजें आप कह लीजिए, लेकिन अगर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं होगा, अगर हमारा भाई रिक्शा चलाता है तो वो एसडीएम के बराबर में नहीं बैठ सकता है, कितने बढ़िया भाषण क्यों न दे ले। तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लेवल पे, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लेवल पे, कहीं ना कहीं एजुकेशन एंड सोशल लेवल पे आप प्रोग्रेस अगर नहीं करेंगे तो बराबरी में समाज में नहीं बैठ पाएंगे, आपका हिस्सा, रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी, आप कितना ही पब्लिक रिलेशन कर लें। तो उस तरफ भी बढ़ने की जरूरत है कि सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन एंड इवन थ्रू नॉन एजुकेशन, क्योंकि आज नई अपॉर्चुनिटीज हैं स्टार्टअप्स की हैं, अगर एजुकेशन नहीं भी है आपका काम चल सकता है। तीसरा एरिया जो बड़ा है वो कम्युनिटी के उन चीजों को लेकर है जिसपे हम कहते हैं रिफॉर्म्स का एजेंडा। मुस्लिम कम्युनिटी को रिफॉर्म्स का एजेंडा बाईपास हर बार कर जाता है, क्योंकि हम रिलीजन और सोशल लाइफ के बीच लाइन नहीं खींच पाते हैं।
तो कहीं न कहीं उलमाज को बैठाल के और जो इंटेलेक्चुअल हैं, समझदार लोग बैठाल के एक कमेटी हम लोग फ़ॉर्म कर रहे हैं, जिसमें ये चाह रहे हैं कि कहाँ पे सोशल लाइफ़ है, जिसमें हमारी कुछ ऐसी प्रैक्टिसेज़ हैं, जो इस्लाम के एसेंस से जुड़ी नहीं बल्कि हमारी ट्रेडिशन का हिस्सा बन गई हैं, या उन सिंबल्स से हम ज़्यादा अटैच्ड फ़ील करते हैं और डेमोंस्ट्रेट करते हैं, प्रदर्शन में ज़्यादा यकीन करते हैं बनिस्बत इस्लाम को समझने, उसके एसेंस को समझने, उसको अमल में लाने के। उस लाइन को खींच के रिफॉर्म्स एजेंडा चलाने की ज़रूरत है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू।